देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों के साथ आपके सामने सबसे बड़ी नागो बताएंगे, जहां पर पहली बार नरेंद्र मोदी को देना पड़ा जवाब। बताएंगे किस तरीके से राहुल गांधी ने उठाया था सवाल दोस्तों। इसके बाद दक्षिण के सुपरस्टार थालापति विजय ने बात को और ज्यादा जोड़ दिया। इसके बाद बताएंगे शाम होते होते नरेंद्र मोदी को खुद से देना पड़ा जवाब दोस्तों। बताएंगे कैसे नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी तय करते हुए विपक्ष ने पूरी तरीके से बीजेपी को हिलाकर रखा हुआ है दोस्तों। और महंगाई को लेकर आम जनता का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है दोस्तों। इसी के साथ में बताएंगे कैसे महंगाई के मुद्दे पर बुरी तरीके से घिरते हुए भारतीय जनता पार्टी जैसे ही फंसी दोस्तों, वैसे ही बाबरी मस्जिद टाइप एक नया मामला सामने आया है। बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे मामले को लेकर जमकर भाजपा को सुनाया है दोस्तों। इसी के साथ में बताएंगे बंगाल को लेकर एक और बड़ा दावा सामने आया तृणमूल कांग्रेस का, और पूरे चुनाव को लेकर उठाए गए हैं सवाल दोस्तों। वहीं पर कर्नाटका के मंत्री ने पूछा कि आरएसएस का पैसा कहां से आ रहा है, बताएं संघ वाले और बीजेपी के लोग, और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों तो दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि अब टाइम आ चुका है विपक्ष की सारी पार्टियों को एकजुट होने का और देश की आम जनता को महंगाई के दंश से बचाने का, और अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की महंगाई मैन की वजह से पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है और आम आदमी पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से देश के अंदर लगातार बढ़ाई जा रही महंगाई को लेकर जोरदार तरीके से निशाना साधा गया दोस्तों। दिल्ली में पेट्रोल पंप पर 94 रुपए से बढ़कर 97 रुपए पेट्रोल के दाम कर दिए गए। डीजल के दाम 87 रुपए से 3 रुपए और बढ़ाकर 90 रुपए 67 पैसे दाम कर दिया गया दोस्तों। और 15 मई को अकेले बीते दिन एक दिन के अंदर 3 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई दोस्तों, जो 4 साल में यानी 2022 से लेकर अब तक ये सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। जबकि भारत से तेल खरीदकर नेपाल ने मई 2026 में पेट्रोल पर 2 रुपए कम कर दिया और डीजल पर 12 रुपए कम कर दिए, यानी नेपाल भारत से तेल खरीदकर सस्ते तेल बेच रहा है दोस्तों। और ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने मार्च और अप्रैल के महीने में एक्साइज ड्यूटी लेना बंद कर दिया, जिस कारण से 26 सेंट हर लीटर पर तेल के दाम कम हुए हैं दोस्तों। जर्मनी के अंदर भी मई जून के अंदर लोगों को 17 सेंट की राहत दी गई है, यानी सरकारें पेट्रोल डीजल के दाम पर लोगों को टैक्स कम करके राहत दे रही है दोस्तों। लेकिन भारत के अंदर टैक्स कम नहीं किया जा रहा, सरकारें जबरदस्ती का टैक्स वसूल रही है दोस्तों, जिस कारण से आम जनता पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। और इन्हीं मुद्दों को कांग्रेस पार्टी उठा रही है दोस्तों। तो बीजेपी के लोग राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। राहुल गांधी पर जवाब देते हुए कांग्रेस पार्टी ने कहा कि राहुल गांधी जब भी बाहर जाते हैं, विदेश के दौरे पर जाते हैं, कैम्ब्रिज में जाते हैं, ब्राउन यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं, राहुल गांधी विश्व के बड़े बड़े संस्थानों के अंदर लेक्चर देने के लिए जाते हैं, यानी बच्चों से बातचीत करने के लिए जाते हैं, दुनिया के सबसे तेज तर्रार दिमाग वाले बच्चों से बातचीत करने के लिए जाते हैं और हर समस्या का समाधान बताते भी है, जानते भी हैं दोस्तों। ऐसे में राहुल गांधी जब भी जाते हैं तो नॉलेज से जुड़ी बातें होती है। लेकिन राहुल गांधी से इधर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जब भी विदेशी दौरे पर जाते हैं तो अडानी के सेल्समैन की तरह, यानी अडानी का सामान बिचवाने के लिए सेल्समैन की तरह जाते हैं और अडानी के लिए ओवरसीज डील करने के लिए जाते हैं, यानी विदेशों के अंदर अडानी के लिए डील करने के लिए जाते हैं। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके से राहुल गांधी के दौरे को लेकर उठाए जा रहे सवाल पर निशाना साधा दोस्तों। जबकि राहुल गांधी पिछले कई महीनों से किसी दौरे पर नहीं गए हैं और आगे भी नहीं जाएंगे, लेकिन देश पर महंगाई बढ़ाकर नरेंद्र मोदी विदेश निकल गए दोस्तों। और उसके बाद राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे थे कि राहुल गांधी विदेशी दौरे पर जाते हैं, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने जवाब दिया है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही बोल रही है कांग्रेस पार्टी, और भारत में तेल का संकट, महंगाई बढ़ना, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ट्रंप के साथ नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोगों ने जो समझौता किया है कि रूस से तेल तभी खरीदेंगे जब अमेरिका बोलेगा, और इसी कारण से देश के अंदर तेल की कमी पड़ गई है। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। लेकिन मामला और आगे निकल चुका है। थालापति विजय भी इस मामले को लेकर मैदान में कूदे हैं दोस्तों। जो अपडेट है वो ये की सरकार बनने के बाद पहली बार थालापति विजय ने केंद्र सरकार को ललकारा है दोस्तों। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए थालापति विजय ने अपने तमिलनाडु राज्य की ओर से कहा कि केंद्र सरकार वो निशाने पर लेते हुए कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद देश भर के अंदर जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई गई है, बढ़ोतरी की गई है, इसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। थालापति विजय ने ईंधन के दाम में की गई बढ़ोतरी के मामले को लेकर बयान जारी करते हुए कहा कि यह फैसला आम जनता पर सीधा बोझ डालने वाला है। इस फैसले को तत्काल वापस लिया जाना चाहिए दोस्तों। केंद्र की मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए उन्होंने डिमांड रखते हुए जल्द से जल्द वापस लेने की मांग की है दोस्तों। राहुल गांधी ने भी यही 2 मुद्दे उठाए हैं, जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि गलती मोदी सरकार की, कीमत जनता चुकाएगी, 3 रुपए का झटका आ चुका है, बाकी वसूली किस्तों के अंदर की जाएगी। इसके बाद राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी देश के कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर है, यानी समझौतावादी प्रधानमंत्री है। अडानी के नाम पर अमेरिका के अंदर जाकर ट्रंप के साथ में समझौता कर लिया गया है, जिस कारण से ट्रंप भारत की नीति तय कर रहा है, भारत की विदेश नीति तय कर रहा है।
है और देश के अंदर महंगाई बढ़ी हुई है, वरना भारत चाहता तो कहीं से भी तेल खरीद सकता है। दोस्तों राहुल गांधी और थालापति विजय जो सवाल खड़ा कर रहे थे दोस्तों, इस पर कुछ लोग मान रहे थे कि कुछ खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन शाम होते होते नरेंद्र मोदी जो अमूमन राहुल गांधी और विपक्ष के सवालों पर जवाब देते नहीं है दोस्तों, उनको लगता है कि अगर ऐसा करेंगे तो फिर गोदी मीडिया क्या करेगा। तो गोदी मीडिया के बस की बात नहीं है राहुल गांधी के सवालों का जवाब देने की दोस्तों। तो आखिरकार नरेंद्र मोदी ने आते घूमते फिरते भटकते जवाब देना शुरू किया है दोस्तों। और पहली बार ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी तय हो रही है दोस्तों। सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी मुकेश अंबानी के न्यूज कंपनी CNBC टीवी के द्वारा दिए जा रहे रिपोर्ट को लेकर जवाब देते हैं दोस्तों, जिसमें CNBC टीवी कहता है कि भारत की सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि टैक्स और सेस लगाया जाए, सरचार्ज लगाया जाए उन लोगों के ऊपर जो विदेश के दौरे करते हैं, यानी विदेशी दौरे पर टैक्स लगाने की तैयारी चल रही है। जो ये दावा किया गया दोस्तों, इस पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये पूरी तरीके से गलत है, ऐसे कोई विचार नहीं चल रहा है और विदेशी दौरे पर रोक लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसके बाद वो आगे कह रहे हैं कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भरोसा रखते हैं। इस तरीके से नरेंद्र मोदी अब जवाब दे रहे हैं दोस्तों। बड़ी बात यह है कि अंबानी का चैनल ये दावा कर रहा है, नरेंद्र मोदी इसे झूठ बता रहे हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि जिस तरीके से आम जनता पर अतिरिक्त वजन डाला जा रहा है, बोझ डाला जा रहा है, धीरे धीरे करके ये भी कर सकती है बीजेपी, लेकिन नरेंद्र मोदी का दावा है कि वो नहीं करेंगे, वो रोक नहीं लगाएंगे। सवाल ये है दोस्तों कि अगर देश के अंदर इसी तरीके से समस्या बढ़ती रही और ATF भी बंद हो गया, यानी जिस पर प्लेन उड़ता है दोस्तों, फ्यूल एविएशन का फ्यूल खत्म हो गया, तो फिर तो विदेशी दौरे भी अपने आप ही बंद हो जाएंगे। बीजेपी सरकार इस पर सरचार्ज लगाए ना लगाए, हकीकत तो यही हो जाएगी बाद में। हालांकि नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए जवाब से लग रहा है दोस्तों कि सोशल मीडिया पर अब बीजेपी के लोगों में भी पैनिक है। नरेंद्र मोदी के अकाउंट से भी अब जवाब दिलवाया जा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि राहुल गांधी लगातार बीजेपी को महंगाई के मामले पर घेर रहे हैं। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर जब देश के अंदर महंगाई बेरोजगारी बढ़ती है दोस्तों और विपक्ष लगातार सवाल खड़ा करता है, बीजेपी वाले बैकफुट पर जाते हैं, तब अचानक से कोई ऐसा मुद्दा सामने आ जाता है जिसे लोगों का ध्यान पूरी तरीके से भटका दिया जाता है दोस्तों। अब एक और नई बड़ी अपडेट सामने आई है। अपडेट ये है कि देश के अंदर बाबरी मस्जिद के मामले के बाद अब एक और नए मामले को लेकर पूरी तरीके से माहौल गरमाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के भोजशाला को लेकर बीते दिन हाईकोर्ट के द्वारा एक आदेश जारी किया जाता है और भोजशाला कॉम्प्लेक्स को मंदिर बता दिया जाता है दोस्तों। इस मामले को लेकर पूरी तरीके से असदुद्दीन ओवैसी और मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा विरोध जताया गया है। आपको बता दें कि भारत के अंदर 1991 में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बाबरी मस्जिद के विवाद के बाद एक कानून बना दिया था दोस्तों, उपासना स्थल अधिनियम 1991 यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991, ताकि आगे आने वाले दिनों के अंदर कोई विवाद ना उपजे दोस्तों। और 15 अगस्त 1947 तक यानी भारत की आजादी के टाइम में जिस पूजा स्थल की जिस तरीके की कैरेक्टर है, यानी अगर कोई जगह मंदिर माना जाता है, कोई जगह मस्जिद माना जा रहा है, कोई चर्च या गुरुद्वारा माना जा रहा है, तो उसका रिलीजियस कैरेक्टर यानी धार्मिक चरित्र वही बना रहेगा, उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। यानी भविष्य में होने वाले विवादों को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेकर आया गया था दोस्तों। इस कानून के तहत ही देश के अंदर किसी भी नए विवाद को उपजाने की कोई मंजूरी नहीं थी और जो यथा स्थिति यानी अभी की स्थिति है वैसा ही बना रहने देने की बात कही गई थी। लेकिन इस कानून का भी पूरी तरीके से उल्लंघन शुरू हो चुका है दोस्तों। आपको बता दें कि भोजशाला से जुड़े हुए मामले को लेकर विवाद तब उपज गया जब मामला पहुंच गया कोर्ट और कोर्ट ने ASI के आधार पर दावा कर दिया कि भोजशाला का जो कॉम्प्लेक्स है वो वाघ देवी यानी सरस्वती माता का प्राचीन मंदिर है। ऐसे में 2003 का वो आदेश रद्द कर दिया गया है दोस्तों, जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों को शुक्रवार को नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने ASI को परिसर के संरक्षण का जिम्मा सौंपा और मुस्लिम समाज के लोगों के लिए वैकल्पिक जगह देने की बात कही गई है। ऐसे में दोस्तों पूजा अर्चना का पूरा अधिकार दे दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं कि भोजशाला मामले पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को लेकर AIMIM के चीफ ने नाराजगी जताई और पत्रकारों से बात करते उन्होंने कहा कि यह फैसला संवैधानिक मूल्यों के तहत नहीं है। बाबरी मस्जिद राम मंदिर विवाद में दिए गए फैसले में एक धर्म को प्राथमिकता दी गई जबकि दूसरे समुदाय के पूजा के अधिकारों को कमजोर किया गया। इसके अलावा इस फैसले ने एक नया रास्ता खोल दिया। अब कल कोई और भी पूजा स्थल की पवित्रता को चुनौती देने के लिए सामने आ सकता है, यानी किसी भी स्थान को लेकर सवाल खड़ा किया जा सकता है। तो विवाद के एक दो नहीं बल्कि हजारों मामले सामने आ सकते हैं, जिससे समाज के अंदर मतभेद और ज्यादा बढ़ेंगे दोस्तों। और असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं इस पूरे मामले को लेकर चिंताजनक इस पूरे मुद्दे को मानता हूं। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने खुद प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के महत्व को संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा बताया था, यानी जो कानून बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर बना है उसका उल्लंघन कैसे किया जा सकता है, ये सवाल पूछा गया है दोस्तों। और उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगाए। ये साफ तौर पर भारत की संसद के द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन है। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएं। और अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि महंगाई मैन की वजह से आदमी परेशान है, तो अब ध्यान भटकाने के लिए नए नए तरीके के सॉन्ग रचे जा रहे हैं, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर
पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आती है दोस्तों। बंगाल को लेकर टीएमसी के नेता ने ऐसा दावा किया है कि अब इस पूरे मामले को लेकर पत्रकारों ने भी कहा कि जांच पड़ताल होनी चाहिए। दोस्तों टीएमसी के उम्मीदवार तपस चटर्जी जो पूर्व एमएलए हैं, उन्होंने गिनती के दौरान ज्यादातर समय लोकप्रियता में आगे चलने के बावजूद बाद में हार को लेकर सवाल खड़ा किया। दोस्तों उन्होंने कहा कि शाम तक उन्होंने 14,000 वोटों की लीड ले ली थी, लेकिन रात 11 बजे उन्हें पता चलता है कि वो केवल 316 वोट से आगे चल रहे हैं। लेकिन गिनती बहुत धीमी चलती रही और बीजेपी सीटों पर गिनती तेजी से चलती रही, यानी जहां पर तृणमूल कांग्रेस मजबूत थी वहां पर गिनती स्लो चल रही थी और जहां पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत थी वहां पर गिनती बड़ी तेजी से चल रही थी और टीएमसी मजबूत इलाकों में जानबूझकर धीमा रखा गया था ये पूरा कार्यक्रम। और बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर गिनती में हेराफेरी की और टीएमसी के काउंटिंग एजेंट्स पर हमला किया गया, जिसके बाद पूरी तरीके से नतीजे बदल गए। यानी दोपहर तक पूरी लड़ाई में थी तृणमूल कांग्रेस और हार जीत का अंतर काफी कम था, लेकिन शाम होते होते पूरी तरीके से स्थिति पलट दी गई। ऐसे में दोस्तों कुल मिलाकर ईवीएम में डले वोट को लेकर सवाल तो ममता बनर्जी भी काफी खड़ा कर रही है। दोस्तों आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, आप लोग जो भी कहना चाहते हैं। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जिसमें आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को लेकर कांग्रेस पार्टी ने नाराजगी जताई है। दोस्तों दत्तात्रेय होस बोले के बयान के बाद और राहुल गांधी के विदेशी दौरे पर पैसा कहां से आता है ये सवाल पूछे जाने के बाद अब एक ऐसा सवाल कांग्रेस के मंत्री ने पूछ रहे हैं दोस्तों, जिसका जवाब इन लोगों के पास बिल्कुल नहीं होगा। प्रियंक खड़गे कहते हैं कि राहुल गांधी के दौरे पर सवाल उठाने वाले पहले ये बताए कि आरएसएस को फंड कहां से आता है, हम भी जाने कि आखिर विदेश की वो कौन सी कंपनी, कौन लोग इतने मेहरबान है जो भर भर कर पैसा आरएसएस और संघ को दे रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों ये बात एकदम सही है, संघ को पैसा कहां से और आ रहा है, इस बात की सबको जानकारी मिलनी चाहिए। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के अंदर राजा बाजार इलाके के अंदर जोरदार तरीके का तनाव तो पैदा हो गया दोस्तों, जब सरकार के आदेश का विरोध करते हुए मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतर गए। मुस्लिम समाज के लोगों ने राज्य सरकार के उस फैसले का विरोध किया है दोस्तों, जिसमें सड़कों पर नमाज अदा करने की कोशिश पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है। यानी अगर कोई व्यक्ति शुक्रवार को कम से कम नमाज पढ़ने के लिए एक साथ इकट्ठा होता है दोस्तों, तो उसे समाज के सारे लोग चाहिए होते हैं। और कहीं ना कहीं कोलकाता एक ऐसा इलाका है जहां पर बड़ी तादाद में मुस्लिम आबादी है और ऐसे में कई सारे लोगों को सड़कों पर मजबूरन आकर नमाज पढ़ना पड़ता है दोस्तों, और केवल शुक्रवार को ऐसा करते हैं। इसके बावजूद जो आदेश जारी किया गया है, शुक्रवार को बीते दिन नमाज नहीं पढ़ने दिया गया, तो इसे लेकर जमकर विरोध किया दोस्तों। लोगों ने कहा कि हाँ ये हमारे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है दोस्तों। खासकर मुस्लिम समाज के लोग इस बात को लेकर काफी नाराज है। अगर आप भी मानते हैं कि बात एकदम सही है तो अपनी राय जरूर लिखा बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर देश को लेकर नरेंद्र मोदी की क्या मानसिकता है दोस्तों, एक बार फिर से खुलकर सबके सामने आ गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर तेज हवाओं के कारण, तूफान के कारण 111 लोगों की मौत हो जाती है दोस्तों। इस मामले पर नरेंद्र मोदी का एक बयान नहीं आता, जबकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन इसे लेकर संवेदना व्यक्त कर देते हैं दोस्तों। यूएई जहां नरेंद्र मोदी मौजूद है, वहां के प्रिंस के द्वारा इस पूरे मामले को लेकर अपना शोक जता दिया जाता है दोस्तों। सिंगापुर से भी वहां की सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर संवेदनशीलता दिखाई है दोस्तों और संवेदना जताते हुए बातें कही है दोस्तों। कुल मिलाकर सवाल ये उठता है, जब विदेश के अलग अलग देशों से इस तरीके की बातें सामने आ रही है और वो संवेदना के शब्द बोल रहे हैं भारत के लिए, खासकर उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए दोस्तों, तो नरेंद्र मोदी के मुंह से अभी तक कोई शब्द क्यों नहीं निकला है। अगर आप भी मानते हैं कि एक देश के अंदर हवा तूफान की वजह से कुछ घंटे के अंदर ही 111 लोगों की मौत हो जाती है और इस पूरे मामले पर देश का प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलता, इससे पता चलता है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर बीजेपी वाले असली मुद्दे से मामले को कैसे भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लग रहा होगा कि अगर हम ये बात जिक्र कर देंगे तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी, और इसीलिए दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके की मानसिकता है लोगों की, जिस कारण से आम जनता को लेकर संवेदना के दो शब्द नहीं बोल रहे ताकि उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभावित ना हो जाए। आपकी जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर देश की सरकार में मंत्री के तौर पर काम कर चुके वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल का एक बयान आता है दोस्तों। कपिल सिब्बल ने कहा कि चिंता व्यक्त करते हुए कि फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने बीत चुके हैं, हम मई के महीने में आ चुके हैं, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि देश में तेल की कमी है और हमारे पास पर्याप्त स्टॉक भी नहीं बचा हुआ है, जिस कारण से आने वाले समय में आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर और चिंतापूर्ण होगी। कपिल सिब्बल ने कहा कि मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेगी, ये बात हर कोई जानता था, ये बात प्रधानमंत्री सहित सभी को पहले से ही पता था। हम भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में कार्यकाल में मंत्री रह चुके हैं। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में तेजी और पश्चिम एशिया के अंदर जारी संकट को लेकर उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल के दामों में तो बढ़ोतरी होगी ही, महंगाई इसे हर तरीके से बढ़ेगी और ईरान ने भारतीय जहाज को रास्ता दिया, ऐसा ईरान के विदेश मंत्री भारत में आकर बोल रहे हैं दोस्तों। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ लोग जो मंत्री रहे हैं दोस्तों, जानते हैं कि किस तरीके से सप्लाई चेन काम करता है और वो दावा कर रहे हैं कि देश के अंदर स्थिति और ज्यादा खराब होगी, और ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हमने तो जानने का रास्ता दिया था। तो आखिर ये पेच फंस रहा है, इसका जवाब सरकार के लोगों को देना चाहिए दोस्तों। ये काफी गंभीर मामला है, अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें मक्का खरीद के मामले को लेकर पालक मंत्री शिरसाट और सांसद कल्याण काले एक दूसरे के आमने सामने आ गए दोस्तों। जो अपडेट है वो ये की
औरंगाबाद के अंदर नियोजन समिति सभागार के अंदर शुक्रवार को आयोजित खरीफ सीजन पूर्व समीक्षा बैठक के दौरान उस समय माहौल गर्मा गया दोस्तों, जब पालक मंत्री संजय सिरसाट और कांग्रेस पार्टी के सांसद डॉक्टर कल्याण काले एक दूसरे के आमने सामने आ गए दोस्तों, और मक्का खरीद को लेकर किसानों के मुद्दे को लेकर दोनों में तीखी बहस हो गई। दोनों नेताओं के बीच में नोकझोंक से कुछ समय के लिए सभागार के अंदर तनावपूर्ण स्थिति बन गई दोस्तों, जिसके बाद अन्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने हस्तक्षेप करके मामले को शांत करवाया। समीक्षा बैठक की अध्यक्षता पालक मंत्री सिरसाट कर रहे थे। इस दौरान राज्य के ओबीसी विकास मंत्री अतुल सावे और सांसद डॉक्टर कल्याण काले और जिला परिषद के अध्यक्ष अविनाश गलांडे पाटिल मौजूद थे। विधायक अंबादास दानवे और मनपा आयुक्त अमोल येडगे और जिला अधिकारी विनय गौड़ा मौजूद थे। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर बहस देखने को मिल रही है। समर्थन मूल्यों के मुद्दे को लेकर आपस में बहस देखने को मिल रही है दोस्तों, जहाँ पर एक और सरकार द्वारा मक्का के लिए 2400 प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य घोषित किया गया है, जबकि लेकिन व्यापारियों को किसानों से मात्र 1200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीद की बात सामने आ रही है। यानी किसानों को आधे दाम पर खरीदने के लिए बेचने के लिए बल्कि किसानों को मजबूर किया जा रहा है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर तमिलनाडु के अंदर कैबिनेट मंत्री और टीवीके के महासचिव आधव अर्जुन ने एक बड़ा बयान दिया है दोस्तों। उन्होंने डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को खत्म करने वाले बयान को लेकर जवाब देते हुए कहा कि तमिलनाडु के अंदर सनातन धर्म का मतलब डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी सनातन धर्म शब्द का इस्तेमाल किया जाता है आपसी विभाजन के लिए, किसी धर्म विशेष के लिए तमिलनाडु के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जाता और इसीलिए मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ये सब कुछ हो रहा है। वैसे भी अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो जिस राज्य के अंदर तमिलनाडु में 90% हिंदू आबादी है, वहाँ पर कोई व्यक्ति सनातन खत्म करके कैसे राजनीति कर सकता है। यानी अगर नॉर्थ इंडिया के हिसाब से देखें, उत्तर भारत के हिसाब से देखें, तो सनातन का मतलब धर्म से होता है, जबकि तमिलनाडु के अंदर सनातन को डिस्क्रिमिनेशन यानी जाति आधारित भेदभाव शब्द के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। इसी को लेकर दोनों जगह पर कंफ्यूजन है और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इसी का फायदा उठाना चाहती है दोस्तों। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लेकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मैं इस तरह के व्यवहार पर चुपचाप अपना मुंह बंद करके नहीं देख सकता। कुल मिलाकर दोस्तों, शिवसेना विवाद को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भड़क गए। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना चुनाव चिन्ह मामले को लेकर कुछ नेताओं के गैर जिम्मेदाराना बयान को लेकर सख्ती दिखाई है दोस्तों। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि जब इस मामले को सूचीबद्ध कर दिया गया है तो पक्षकार स्थगन मांग करते हैं, तो फिर मीडिया में जाकर आरोप लगाते हैं कि मामले की सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की बेंच उद्धव ठाकरे की तरफ से दायर किए गए याचिका पर सुनवाई कर रही थी दोस्तों, जिसमें चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे को आधिकारिक शिवसेना के रूप में मान्यता देने के फैसले को जो चुनौती दी गई है, उस पर सुनवाई के दौरान ये बातें कही है। ऐसे में दोस्तों, कोर्ट का मानना है कि कोर्ट के असली कारण को नहीं बताकर बार बार कहा जा रहा है कि जानबूझकर भटकाया जा रहा है। ऐसे में आप लोग की क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बयान को लेकर भी विवाद हो गया है दोस्तों। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत का एक बयान आता है। उन्होंने जो बयान दिया सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे शेयर करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से दायरे में रहकर बयान देने के लिए बोला। दोस्तों, आपको बता दें कि अपडेट ये है कि ये टिप्पणी तब आई जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच एक वकील को सीनियर एडवोकेट का दर्जा पाने की कोशिश करने के लिए कड़ी फटकार लगा रहे थे और बेंच ने नाराजगी जताते हुए कहा कि समाज में पहले से ही ऐसे परिजीवी मौजूद है जो सिस्टम पर हमला करते हैं, और याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या आप भी उनके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। बेंच ने याचिका के वकील से कहा कि याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि पूरी दुनिया शायद सीनियर एडवोकेट बनने के योग्य हो, लेकिन कम से कम आप इसके हकदार नहीं हैं। साफ तौर पर नाराज दिखाई दे रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दोस्तों ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर दिल्ली हाईकोर्ट याचिकाकर्ता को सीनियर एडवोकेट का दर्जा देता है तो सुप्रीम कोर्ट इसके पेशेवर आचरण को देखते हुए फैसले को रद्द कर देगा। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि समाज में पहले से ही ऐसे परजीवी मौजूद है जो व्यवस्था पर हमला करते हैं, क्या आप उनके साथ हाथ मिलाना चाहते हो। उन्होंने कहा कि कुछ युवा कॉकरोच की तरह होते हैं जिन्हें ना तो कोई रोजगार मिलता है और ना ही किसी पेशे में कोई जगह। उनमें से कुछ मीडिया में चले जाते हैं और सोशल मीडिया में चले जाते हैं, कुछ आरटीआई कार्यकर्ता बन जाते हैं और कुछ अन्य तरह के कार्यकर्ता बनकर हर किसी पर हमला बोलते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, बेरोजगार युवाओं के बारे में ये मानसिकता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, और इस बात को लेकर नाराजगी जताते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लिमिट में रहकर आम जनता के विरोध में बयान देने से बचने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि अपने बयान को वापस लेना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और आम जनता के लिए कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं मानसिकता दूषित मानसिकता को दिखाता है। दोस्तों, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ केरल के अंदर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसे में पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ उनका टक्कर चल रहा था सतीशन का, लेकिन अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसे में सतीशन तैयारी कर चुके हैं दोस्तों, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस पार्टी आला कमान का जो तमगा लेकर घूम रहे हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल, क्या वो यहाँ से अलग होंगे, यानी कांग्रेस पार्टी आला कमान की जो भूमिका है उनकी उससे इतर कुछ और बड़ी भूमिका में आएंगे या फिर किसी नॉर्मल भूमिका में जाएंगे। क्योंकि केसी वेणुगोपाल को केरल का मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, कारण ये था दोस्तों कि संगठन में
एक को ही बनाया जा सकता है और सतीशन आगे चल रहे थे। ऐसे में केसी वेणुगोपाल से सवाल पूछा गया कि क्या आप पार्टी से नाराज हो और क्या आप कुछ और इच्छा रखते हो अपनी पार्टी के प्रति, तो केसी वेणुगोपाल ने कहा कि मेरी तो एकमात्र इच्छा है कांग्रेसी के तौर पर ही मुझे मरना है। मुझे लगता है कि मैंने कल ही सब कुछ साफ कर दिया था। उन्होंने कहा कि मैं तो कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी रहूंगा। मेरी इच्छा भी यही है कि मैं कांग्रेसी के तौर पर ही अपनी अंतिम सांसें भी लूं, यानी कांग्रेसी ही मुझे रहना है। कुल मिलाकर दोस्तों, जो व्यक्ति संगठन से जुड़ा हो केसी वेणुगोपाल, उसे ये उम्मीद करना कि वो पार्टी बदल लेंगे और विधायक लेकर चले जाएंगे, ये सारा का सारा भाजपा के आईटी सेल की मानसिकता का नतीजा है। अगर आप भी मानते हैं कि ये पूरी तरीके से परिवर्तन और संकेत है तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ 18 तारीख को कांग्रेस पार्टी की सरकार शपथ लेने जा रही है दोस्तों, जिसमें कई सारे हाई प्रोफाइल लोगों को बुलाया जाएगा। थालापति विजय को भी निमंत्रण भेजने की तैयारी चल रही है, वो खुद मौजूद रहेंगे और दक्षिण भारत में एक बार फिर से पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट होगा। दोस्तों जुड़े रहने के सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत